सबसे पहले तो आप सारे लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखो वो ग्रेटनेस वाला काम तो हम नहीं कर सकते जो हमारी आर्मी करती है बॉर्डर पे, लेकिन इतना ज़रूर हम कर सकते हैं जो मैं हर बार ही बोलता हूँ कि यार अपने देश को हम थोड़ा साफ सुथरा रख सकते हैं। जैसे अपने घर को ट्रीट करते हैं वैसे ही बाहर करना चाहिए। बाकी आपको पता ही है, ज़्यादा ज्ञान में देता नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होती है जिसपे ऐसा होता है कि यार बोलना चाहिए जो कंट्री में चल रही है, लेकिन फिर ये होता है कि यार इस पे बोल दिया, फिर कभी उस पे नहीं बोला, क्योंकि हमेशा अपनी चीज़ें भी काफ़ी सारी चल रही होती है लाइफ में। तो थोड़ा मैं इन चीज़ों से बच के रहता हूँ। ये सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होने का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है कि भाई बातें बोल के चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फिर ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें चली भी जाती हैं, वो स्किप भी होती हैं। अभी आपको पता ही है कंट्री में क्या चल रहा है। तो भाई अच्छा माहौल बना और मम्मी पापा का नाम रोशन करो, यही बोलेंगे हम। तो बहुत ही प्रिंसिपल वाली स्पीच है, लेकिन यही सच्चाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में भाई। और सैमी ज़ेन ने ये क्या वीडियो डाली है, हमने जो मंडे नाइट रॉ में एंगल देखा था जो सैमी ज़ेन को फेंका था ब्रॉन ब्रेकर ने, अब उसकी साइड से फुटेज देखो भाई। सैमी ज़ेन भाई, जब तुम्हें पता है कि ये हो सकता है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई ये मतलब इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये WWE ऐसा स्पोर्ट है भाई, इसमें तुम्हें पता ही नहीं कि कब क्या हो सकता है। चलो जो एक UFC टाइप स्टाइल है या फिर जो रेसलिंग टाइप है, तुम्हें पता है ये मूव होते हैं ऐसा। इसमें तो भाई ये कुछ भी कर लेते हैं। कोई बंदा कभी 50 फीट से कूद जाता है, कोई 20 फीट से कूद जाता है, कोई अपने आप को ऐसे फेंकवा देता है। तो ये तो भाई बहुत रिस्क फैक्टर्स हैं और ये सिर्फ भगवान के भरोसे ही चलते हैं। ऐसी चीज़ें देख के लगता है यार इनको इस तरीके से लग गई, मतलब रिब क्रैक हो गया या कोई जो नस है वो डैमेज, कुछ भी कितनी भी पॉसिबिलिटी है। और उसी चीज़ को यहाँ पे सैमी ज़ेन लिख भी रहे हैं कि कैसे वो स्ट्रेंज वे है कि वो बस बिल्कुल जो है अपनी जान गवाते गवाते ही बचे हैं। तो यार ये रिस्क जो ये लेते हैं इसके लिए तो सैल्यूट है भाई। और इसीलिए हर एक उस परफॉर्मर की जो कि इस रिंग में एंटर करता है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके फेवरेट टॉपिक कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से कि ये कंट्रोवर्सी मेरे से शुरू हुई है। तो ट्वीट मैंने किया ट्विटर अकाउंट पे अपने, जहां पे मैंने ये फोटो पोस्ट की कोडी रोड्स की और लिखा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो हेजिटेट करेंगे एडमिट करने में, लेकिन अगर कोडी थोड़ा और तगड़ा दिखता है तो फिर वो उसके लिए बेटर होगा। क्योंकि रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल है कि अगर बंदा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है तो वो उसको एडवांटेज देता है। और उस टॉप लेवल पे, ये मैं उन सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा था जो मतलब टॉप लेवल का, मतलब जो बिल्कुल ही टॉप के 1 2 3 4 की मैं बात कर रहा हूँ, जो अब तक WWE के अंदर रहे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, मुझे पता था ये होने वाला है। इसके बाद वो सारे अकाउंट्स जो कि हैं इंटरनेट पे या रेसलिंग से जुड़े हुए, WWE से जुड़े हुए, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी, भाई वो सारी आके बरस गए कि भाई ये तुम कैसे, मतलब उन्होंने इस चीज़ को बॉडी शेम का नाम दे दिया कि मैं कोडी रोड्स को बॉडी शेम कर रहा हूँ। और उसके बाद वो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो मेरी फोटो है उसको लगा के, क्या भाई तू अपने आप को देख ले पहले, तू ड्रू मैकिंटायर के सामने जो साथ मेरी फोटो है ना उसमें तो ड्रू के सामने कैसा लग रहा है। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता कि क्या उनको ये लग रहा है कि मुझे रेसलिंग करनी है, मुझे तो ये करना है जो मैं कर रहा हूँ। और मेरा जो इंटेंट था कहने का कोडी रोड्स के बारे में, ये नहीं था कि भाई ये बंदा बेकार दिखता, मेरा मतलब था कि वो उस लेवल का, जैसे क्या आप इस बात को मान सकते हो कि रोमन रेंज जैसी सक्सेस कोडी रोड्स को भी मिल सकती है? मैं मान ही नहीं सकता भाई ये। इसका मतलब ये नहीं कि कोडी रोड्स को कोई मैं छोटा दिखा के बोल रहा हूँ, मैं ही वो बंदा हूँ भाई जिसने कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के बाद बहुत ज़्यादा डिफेंड किया कि भाई अभी टाइम दो उनके टाइटल रेन को, उसमें अभी भी सही ओपोनेंट्स नहीं आए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोडी रोड्स की गलती, इवन आज भी मैं इस बात पे बोलूँगा कि कोडी रोड्स का जो रेन फीका लग रहा है उसमें सिर्फ कोडी रोड्स वाला मामला नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी हैं। लेकिन फिर भाई सारे लोग यहाँ पे जो है शुरू हो चुके हैं, बॉडी शेम का इसको जो है नाम दे दिया गया और कह रहे हैं कि अभी भी मैं तो 80s या 90s में अटका हुआ हूँ, जब एक तगड़ी फिजिक ही होनी चाहिए थी किसी एक सुपरस्टार को पॉपुलर होने के लिए। मुझे लगता है ये अमेरिकन फैंस शायद सिर्फ अमेरिका तक ही अटक जाते हैं, इनको बाहर की चीज़ दिखती रही है। और मतलब बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा बेस्ट डे है कि आज रेसल चैटर इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर को कुक होते हुए देख के मजा आ गया। मतलब शायद वो वेट ही कर रहे थे कि कभी ऐसा होगा, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता भाई मेरे को 6-7 सालों से कंटेंट बनाते हुए हो चुके और हर टाइप की ऑडियंस देख लिए और तरह तरह की गालियाँ भी सुन लिया, तो उन चीज़ों से फर्क पड़ता नहीं है। तो ये चल रहा था। बाकी आप ओपिनियन बताओ इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहते हो। कोडी रोड्स के बारे में अपनी वीडियोस में बोलता ही हूँ, मुझे पता है आपको बोलने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, मेरा क्या रियल टेक है उनके ऊपर। बाकी आप ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ऐसा एंटरटेनमेंट और ऐसा मस्ती चाहिए। ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो भाई, जब तक किसी की मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल चीज़ों को ठेस नहीं पहुँची, प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मुझे लगता है तब तक सब कुछ ही मामला सही चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो ट्विटर पर आ सकते हो और फॉलो कर सकते हो मुझे, ऐसे मज़े वहाँ पर लेते रहते हैं हम लोग। चलो भाई, फाइनली रोमन रेंस का जो म्यूजिक है WWE ने उसको रिलीज कर दिया है और इसका नाम है रोमन रेंस आई एम ग्रेटनेस। पहले हेड ऑफ द टेबल के नाम से था, अब नया वाला जो आया है वो आई एम ग्रेटनेस। और इससे ये तो पता चल रहा है कि शायद अभी रोमन रेंस का जो नया थीम सॉन्ग है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये शायद आ सकता है, WWE ने इसको प्लान कर लिया है, वो तो डिले हो जाएगा। क्योंकि अब जब उन्होंने इसको रिलीज किया है तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद वो नया वाला म्यूजिक इतनी जल्दी नहीं आएगा। और अगर वो नया वाला म्यूजिक जल्दी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो WWE अभी लेके नहीं आ रही, तो शायद उसमें टाइम लग सकता है। किसी एक परफेक्ट मौके का
WWE इंतजार करेगी, सिमिलरली जैसा हमने ये हेड ऑफ द टेबल वाले म्यूजिक के साथ भी देखा था, क्योंकि इससे पहले तो रोमन रेंज का वो अपना बिग डॉग वाला म्यूजिक था, तो शायद टाइम लग सकता है इसमें, भले ही सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। रोंडा राउजी शायद WWE में आ सकती है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट दूंगा, लेकिन अब रोंडा राउजी के जो तेवर है वो बदलना शुरू हो चुके हैं। रिसेंट इंटरव्यू में आके रोंडा राउजी ने ये बोला कि विंस मैकमैन के टाइम में तो उन्होंने काम किया, लेकिन वो एक ख्वाहिश रखते हैं कि ट्रिपल एच के टाइम में भी उन्होंने वो सारी चीजें की होती, क्योंकि ट्रिपल एच के टाइम में जो उनका वर्क, जो उनका कल्चर है वो बहुत ज्यादा चेंज है, और उसके अंदर रोंडा राउजी अपने आप को एक गुड फिट देखती हैं। तो इससे तो अब ये लग रहा है कि रोंडा राउजी इंटरेस्टेड हैं WWE के साथ काम करने के लिए। भले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं, लेकिन आपको पता यार, ये मैं कितनी बार ही बताऊं, CM पंक भी क्या क्या बोल चुके हैं। वो डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो भाई, बहुत मेहनत से उसको बना, सब कुछ आपको पंक के बारे में पता चलेगा। तो इससे तो ये लग रहा है कि रोंडा राउजी अपने डोर्स को स्टिल ओपन रख रही हैं, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि रोंडा राउजी को WWE की जरूरत है, मैं ये भी बोलूंगा कहीं हद तक कि WWE को भी रोंडा राउजी की जरूरत है, क्योंकि वो एक लेजेंड, जो उनका MMA वाला बैकग्राउंड है वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे ब्रॉक लेसनर के केस में भी देखते हैं। अच्छा, एक पूरा नया ही स्टोरी लाइन वाला एंगल है इस ब्लड लाइन के लिए, और इसको सिर्फ एक स्पेकुलेशन की तरह आप लो, बट इसके होने का चांस भी है। तो मैंने आपको बताया कि अभी जो अगला स्मैकडाउन है उसके लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड हैं, और उसके बाद सीधा जो अगली स्मैकडाउन होगी, अगली मतलब जो स्मैकडाउन होगी पहली बार यूएसए नेटवर्क के ऊपर, जो इनका पूरा नेटवर्क ही चेंज हो रहा है, सितंबर में वो होने वाली है, उसमें रोमन रेंस आएंगे। तो इतने टाइम में रोमन रेंस WWE में आने ही नहीं वाले, और ये टाइम WWE यूटिलाइज कर सकती है जिमी एंड जे ऊसो को दोबारा से स्टोरी लाइन में लेके आने के लिए, या शायद फिर पॉल हेमन को भी साथ में लाने के लिए, कि जब ये भी साथ में आ जाएंगे एंड देन फिर उसके बाद रोमन रेंस आएंगे और जो ब्लड लाइन है वो फॉर्म हो जाएगी। बट मैं ये सोच रहा हूं कि क्या सही में ऐसा होगा कि रोमन रेंस इतने टाइम तक WWE टेलीविजन से ऑफ रहेंगे। लेकिन फिर ये भी लगता है कि बैश इन बर्लिन है, और अगर बैश इन बर्लिन में रोमन रेंस नहीं आ रहे तो फिर भाई फिर तो सेंस बन रहा है कि शायद WWE उनको ब्रेक दे सकती है। तो ये भी एक पॉसिबल एंगल है जिसके साथ WWE जा सकती है। बट पर्सनली रोमन रेंस को समर स्लैम में देख के, उसके बाद स्मैकडाउन में देख के, अब अगली स्मैकडाउन फिर से देख के, मैं ये तो नहीं चाहता कि वो ब्रेक पे चले जाएं। जिस तरीके से हम लोग गाने गाते थे अब तक ब्रॉक लेसनर और गुंथर के मैच के, अब एक नया गाना और हमको शुरू कर देना चाहिए, वो है ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर के मैच का। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रॉन ब्रेकर के पास आ चुकी है। ब्रॉन ब्रेकर वो बंदा है जिसको WWE एक नए स्टार की तरह देख रही है, उसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, स्पॉटिफाई पे भी एपिसोड आप स्टिल जाके देख सकते हो वहां पे। तो अब WWE ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन स्ट्रोमैन तो नहीं बोल दिया मैंने भाई, नाम ही अब मुझे समझ में आया, विंस मैकमैन नाम को इतना अलग क्यों रखते थे हर किसी के। तो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर, इसकी इन दोनों सुपरस्टार्स की फ्यूड को भी जो फैंस है वो सोच रहे हैं कि यार ये भी WWE कर सकती है, इससे फायदा होगा ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर को, नो मैटर रिजल्ट क्या होता है इसका। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर दोनों अगर रिंग शेयर करते हैं साथ में, तो फिर वो ब्रॉन ब्रेकर के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके पास है ही, तो शायद उसको भी ब्रॉक लेसनर चेस कर सकते हैं, जो कि वैसे हमने ब्रॉक लेसनर को करते हुए देखा नहीं है। अभी इसको ऐसा मत देखना वो मिड कार्ड टाइटल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो सामने ब्रॉन ब्रेकर बंदा है जो कि एक लेजिट फील होगा जब वो ब्रॉक लेसनर के सामने खड़ा होगा। अब वैसे तो भाई ब्रॉक लेसनर आ जाए वो बहुत बड़ी बात होगी, फिर अगर ब्रॉन ब्रेकर गुंथर जैसे ओपोनेंट मिल जाते हैं तो फिर वो कह सकते हो, और भी वो सोने पे सुहागा वाली बात है। फिर से जॉन सीना के फेयरवेल टूर की बात करते हैं, और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जॉन सीना खुद ही बता रहे हैं कि मैंने जब 2025 में अपना WWE में आखिरी मैच लड़ लिया तो लड़ लिया, उसके बाद में नहीं आने वाला। अब एक और इंटरव्यू में जॉन सीना ने बात बोली है, और जॉन सीना की बात पे मुझे फिर से यकीन नहीं हो रहा। जॉन सीना कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट फेयरवेल टूर होने के बाद मेरा मैं 5 साल बाद दोबारा से कोई वन ऑफ मैच के लिए आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक बार मैंने अपने जॉर्ट्स में अपने बूट्स और ये कैप सब कुछ उतार दिया तो वो हमेशा के लिए मेरा रिटायरमेंट है, ऐसा जॉन सीना का कहना है। और ऐसा तो वैसे हमने स्टोन कोल्ड के केस में भी देखा था कि भाई वो भी रिटायर हो गए थे, फिर उसके बाद वो निकल के आ गए। वो तो इंजरी होने के बाद भी आ जाते हैं, ऐसे एज भी वापस आ गए, जिसको देख के नेवर से नेवर वाली चीज प्रोफेशनल रेसलिंग में कभी बोलते नहीं, और वही चीज जॉन सीना बोल रहे हैं, इसीलिए डाउट हो रहा है उनके ऊपर बहुत। बट हो भी सकता है जॉन सीना सही बोल रहे हैं, बट होपफुली ये बातें सारी जॉन सीना की गलती हो, क्योंकि इससे तो फिर यही होगा कि 2025 मतलब जॉन सीना का करियर खत्म। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये वो मैच है जो कि हमको इस साल रेसलमेनिया में देखने को मिलता, लेकिन फिर आपको पता ही है क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, इसकी वजह से मैच नहीं हो पाया। WWE ने इसकी फ्यूड को भी थोड़ा सा डिले कर दिया है। अभी WWE अवॉइड ही कर रही है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को, दोनों को एक दूसरे को साथ में क्लैश करवाने का। जो चीज हमने देखी इससे पहले समर स्लैम तक, वो समर स्लैम भी रहने वाली है, और अब प्लान्स के अकॉर्डिंग 2025 में WWE दोबारा से शुरू करेगी ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड को दोबारा से दिखाना। एंड देन इवेंचुअली जितना समझ में आ रहा है शायद ये लीड करेगा इनके सिंगल्स मैच की तरफ, जो कि रेसलमेनिया
41 में होगा, जो कि ओरिजिनली होना था रेसलमेनिया 40 में। तो ये WWE इस समय सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के प्लान लेके चल रही है। जितना एंटरटेन वैसे ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के इस फ्यूड ने कर दिया है, अब अगर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच को WWE रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देख रही है तो भाई मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके पीछे। ब्रॉन ब्रेकर इस समय WWE में जो सक्सेस की सीढ़ियां हैं उसको चढ़ना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने इसके पीछे क्रेडिट दिया है दो बड़े नामों को, जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी ब्रॉन ब्रेकर का ट्रांजिशन करने के लिए एनएक्सटी से मेन रोस्टर में, और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो जो दो नाम उन्होंने लिए वो एक है पॉल हेमन का और दूसरा है, शायद आप हो सकता है सरप्राइज हो जाओ, लेकिन वो नाम सीएम पंक का है। देखो सीएम पंक बिहाइंड द सीन WWE में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सारे लोगों को सीएम पंक ने बिल्कुल बुरी तरीके से गलत ठहरा दिया जिन्होंने ये बोला था, इंक्लूडिंग मी, कि सीएम पंक आए हैं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन भाई ये सीएम पंक बिल्कुल ही चेंज है, ऐसा लग रहा है भाई इसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा ज्यादा। आप खुद ही देख लो, जब सीएम पंक वापस आए हैं रॉयल रंबल वाला मैच भी वो हार गए, इवन ड्रू मैकिंटायर के सामने भी हार गए। तो ये बंदा वो नहीं है जिसको फर्क पड़े कि वो मैच जीत रहा है फिर नहीं, ये क्या कंपनी के ग्रेटर गुड के लिए चीजें हैं उसके लिए काम कर रहा है। बस जेब में मोटे पैसे आते रहने चाहिए और एक बार रेसलमेनिया का मेन इवेंट करवा देना, ये लग रहा है मुझे तो इस समय पर्पस सीएम पंक का WWE में। रोमन रेंस रॉयल रंबल 2025 के विनर। अब लास्ट टाइम जब हमने रोमन रेंस को रॉयल रंबल मैच जीतते हुए देखा था तो वो था फिलाडेल्फिया में 2015, जब रॉक ने भी आके एंड में रोमन रेंस की मदद करी थी और रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत गए थे। उसके बाद रोमन रेंस की बुकिंग बिग डॉग वाले कैरेक्टर में कैसी हुई वो मैंने रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। ये बढ़िया है वैसे, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के बाद हर बार मैं रेफर कर सकता हूं। तो अब 10 साल बाद क्या WWE उस चीज को करने वाली है जो कि पहले भी हो चुकी है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर रोमन रेंस के रॉयल रंबल मैच जीतने की बात कर रहा हूं। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट पर ये एक स्पेकुलेशन ही है कि 2025 का रॉयल रंबल रोमन रेंस जीतेंगे और उसके बाद वो रेसलमेनिया को जाके हेडलाइन करेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतने की क्या ही जरूरत है, वो तो वैसे भी रेसलमेनिया को हेडलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर रॉयल रंबल वाला विनर वाला टैग रोमन रेंस को मिलता है तो आपको पता ही है WWE इस समय बिजनेस ड्रिवन डिसीजंस भी बहुत ज्यादा लेती है, और अगर रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतते हैं तो ऑब्वियसली वो WWE को रॉयल रंबल इवेंट को भी सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। ऐसा सच में बोलूंगा कि उनको रॉयल रंबल जीतने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर वो चीज होती है तो वो रोमन रेंस के खुद के करियर के लिए और WWE के बिजनेस के हिसाब से एक बहुत बढ़िया डिसीजन हो सकता है और काफी अलग भी लगेगा। वैसे इस वाले रोमन रेंस को 10 साल बाद वही फुल सर्कल वाला मूवमेंट बनाते हुए देखना कि 2015 में फैंस के सामने रोमन रेंस जीते थे और ऑब्वियसली उनको हेट मिली थी, उनको बू मिली थी, लेकिन इस बार सारे लोग खड़े होकर रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे होंगे। 2025 की शुरुआत में, वैसे तो फरवरी में होने वाला रॉयल रंबल, ये एक एपिक मूवमेंट WWE के लिए बन सकता है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ट्विटर पे चाहो, इंस्टाग्राम पे चाहो, यूट्यूब को चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।